हाय गाइस, वेलकम टू नॉलेज लैब। माई सेल्फ पूजा। आज से हम जो है कि बॉटनी स्टार्ट करेंगे, यानी कि पादप विज्ञान के बारे में अब हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। हमने अपने जूलॉजी का जो चैप्टर है वो पहले से ही स्टार्ट कर रखा है। अब हम बॉटनी का स्टार्ट करेंगे और मैं प्रॉमिस नहीं करूँगी, लेकिन मैं कंटिन्यू क्लासेस कोशिश करूँगी कि मैं कंटिन्यू क्लासेस अटेंड करूँ या फिर इसको कंटिन्यू रखूँ। तो अब हम बॉटनी की पढ़ाई जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम अपने सिलेबस के बारे में जानेंगे कि हमारा सिलेबस है क्या, बॉटनी में हमको पढ़ना क्या है, बॉटनी में हमको जानना क्या है। तो जब हम सिलेबस की बात करेंगे तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर होगा वो होगा कोशा के जीवन में ऊर्जा का प्रवाह। यानी कि जो प्लांट का जो सेल होता है उसका, जिससे हमारी बॉडी या फिर हम कह सकते हैं प्लांट की बॉडी बनी होती है, जो सेल से बनी होती है, तो उसमें जो ऊर्जा का फ्लो होता है वो कैसे होता है, कैसे एक सेल से दूसरे से सेल में एनर्जी का प्रवाह होता है, उसमें हम जानेंगे। तो उसमें हमारा जो फर्स्ट पॉइंट होगा उसमें ऊर्जा तथा उष्मागतिकी के नियम के बारे में जानेंगे, यानी कि एनर्जी एंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आप सभी बहुत ही फैमिलियर होंगे कि जो थर्मोडायनेमिक का है वो तीन जो है कि पॉइंट्स में आपको पढ़ना होता है, यानी कि उष्मागतिकी के तीन नियम हैं जिसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। और जो हमारा सेकंड पॉइंट होगा वो ऊर्जा क्षेपी तथा ऊर्जा शोषी क्रियाएं, यानी कि एक्सर्गोनिक एंड एंडरगोनिक रिएक्शंस। तो कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो अपने प्राइमर स्टेज में, यानी कि जो उसका पहला स्टेज होता है उसमें वो दोबारा आ जाती हैं। कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो जिसमें वो नहीं पाई जाती हैं। तो एंडरगोनिक या फिर एक्सर्गोनिक रिएक्शंस क्या होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। जो हमारा थर्ड पॉइंट होगा वो उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण, यानी कि कंट्रोलिंग मेटाबॉलिक रिएक्शन। जो मेटाबॉलिज्म होता है, यानी कि उपापचय की क्रियाएं हमारी बॉडी में होती हैं, वो कैसे कंट्रोल होती हैं, वो कैसे कंट्रोल होती हैं। जो रिएक्शंस होते हैं वो कैसे कंट्रोल होते हैं, वो एनाबॉलिक होते हैं, कैटाबॉलिक होते हैं। एनाबॉलिक क्या होता है, कैटाबॉलिक क्या होता है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि विकरों की रचना यानी कि एंजाइम्स क्या होते हैं, ये कैसे फॉर्म होते हैं, किस इनका केमिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इनका फंक्शन क्या होता है, किस तरह ये बॉडी रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं, किस तरह अलग कितने टाइप के एंजाइम्स होते हैं, क्या इनका फंक्शन अलग अलग होता है, ये किस चीज़ के बने होते हैं, किस चीज़, क्या ये प्रोटीन होते हैं, नहीं होते हैं, क्या होते हैं एक्चुअल में, हम उसमें हम विकरों की रचना और कार्य के बारे में इस पॉइंट्स के अंदर हम जानेंगे। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा वो कोशिका में ऊर्जा की ग्राही तथा इलेक्ट्रॉन ग्राही। तो जो सेल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। तो ये कैसे जो है कि कोशिका में इनका क्या काम होता है, कैसे ये मतलब सेल से रिलेट होते हैं, कैसे ये एनर्जी का फ्लो होता है, कैसे सेल में जो है कि इलेक्ट्रॉन कैसे टेक पार्ट करते हैं, ये सब हम इस पॉइंट्स के अंदर जानेंगे। और जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा कोशिका की रचना तथा कार्य। ठीक है, कोशिका की रचना, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो जो हमारा इसमें सबसे पहला पॉइंट होगा वो होगा कोशिका की आधारभूत रचना, यानी कि एक सेल का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, सेल कैसा होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो जो प्लांट का एक सेल होता है उसमें क्या क्या ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, क्या नहीं पाए जाते हैं, किस तरीके के ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है, वो हम जानेंगे इस पॉइंट्स के अंदर। जो हमारा सेकेंड पॉइंट होगा वो प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना। तो आप सभी जानते हैं कि हमारी जो है कि हमारा जो शरीर होता है, या फिर हम कह सकते हैं जो लिविंग बीइंग का शरीर होता है या बॉडी होती है, वो दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, जिसमें पहला आपका होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा होता है यूकैरियोटिक कोशिका। तो ये दोनों कोशिकाएं क्या हैं, प्रोकैरियोटिक किस में पाई जा रही हैं, यूकैरियोटिक किस में पाई जा रही हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस क्या होता है, ये किस तरीके से प्लांट से रिलेट होते हैं, किस तरह से एनिमल से रिलेट होते हैं। तो हम इसके बेसिक फीचर्स के बारे में जानेंगे दोनों ही पॉइंट्स के अंदर, प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना और यूकैरियोटिक कोशिका की रचना में या फिर संरचना में। हमारा जो थर्ड चैप्टर होगा वो होगा सौर ऊर्जा ग्रहण, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। तो
जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो प्लांट्स में केवल होती है। इस पॉइंट से आप बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर होंगे कि फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है वो केवल प्लांट्स के अंदर पाई जाती है। वो किसकी वजह से पाई जाती है? बिकॉज ऑफ अ प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और उसमें ये पावर होती है कि वो सोलर एनर्जी को ट्रैप करके फोटोसिंथेसिस की क्रिया को कंप्लीट करे और कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करे। तो व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, कैसे वो सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है, कैसे जो है कि कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करता है, कैसे जो है कि सोलर एनर्जी इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, इन सब के बारे में हम जानिए। कैसे विदाउट सोलर एनर्जी कैसे फोटोसिंथेसिस की क्रिया कंप्लीट नहीं हो सकती, और अगर होती है तो क्यों होती है, अगर सोलर एनर्जी नहीं होता है तो कैसे क्या प्रेजेंस होता है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस की क्रिया कंप्लीट होती है, या फिर उसको फोटोसिंथेसिस हम कहते भी हैं कि नहीं कहते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर जानेंगे। तो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और C4 पाथवे, ठीक है, इन सब के बारे में भी हम बहुत अच्छे से इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। अब हम बात करें अगर 4th चैप्टर की, तो उसमें हम जानेंगे कि ग्लूकोज से ऊर्जा का निष्कर्षण यानी कि कोशिकीय श्वसन। जब हम एनर्जी की बात करेंगे या फिर हम जब बॉडी के अंदर जो है कि ग्लूकोज यानी कि हमारा कार्बोहाइड्रेट कैसे संचय होता है, कैसे उसका जारण होता है, तब जाके उससे एनर्जी निकलती है और वो एनर्जी कैसे एक बॉडी यूटिलाइज करती है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो जो हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किसके फॉर्म में संचित होता है, स्टोर होता है, वो होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ठीक है, ग्लाइकोजन और ग्लूकोज के फॉर्म में। तो हम जानेंगे कि कैसे ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनता है और कैसे ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है, क्या ऐसी क्रियाएं होती हैं कि हमें वो एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से मिलती है या फिर बॉडी को मिलती है, सेल में कैसे क्या फंक्शन होता है, क्या मैकेनिज्म होती है, इन सब के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे कि व्हाट इज़ फर्मेंटेशन एंड व्हाट इज़ इट्स इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। फर्मेंटेशन या फिर किण्वन का प्रोसेस क्या होता है, इसका आर्थिक महत्व क्या होता है। देखिए, विज्ञान में जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी नए नए आविष्कार होते हैं, खोजें होती है, वो किसी न किसी तरीके से उसका क्या एम होता है, उसका एम ये होता है कि वो किस तरीके से मानव के लिए ज़रूरी होगा, मानव के लिए उससे क्या लाभ होंगे। तो जितनी भी खोजें होती है उसमें सबसे पहला एम यही होता है कि ये कैसे ह्यूमन बीइंग को लाभान्वित करेगा या फिर कैसे ये ह्यूमन बीइंग के लिए बेनिफिशियल होगा। तो वैसे ही फर्मेंटेशन का प्रोसेस कैसे ही ह्यूमन बीइंग के लिए ज़रूरी होता है और कैसे ये क्या करता है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। 5th पॉइंट लेसन की बात करें तो हम इसमें पढ़ेंगे सामुदायिक अंतःक्रिया, कम्युनिटी इंटरेक्शन क्या है। सबसे पहले तो हम जानेंगे कम्युनिटी क्या होता है, फिर कम्युनिटी इंटरेक्शन के बारे में जानेंगे, अलग अलग जातियों यानी कि स्पीसीज़ पे इसका इफ़ेक्ट क्या होता है, कैसे मतलब जातियों में कैसे कंपटीशन होता है, इन सब के बारे में जानेंगे। और परभक्षी शिकारी व उनके भक्ष्य शिकार के बीच अंतःक्रिया के बारे में जानेंगे, ठीक है। प्रे और प्रेडेटर के रिलेशन के बारे में हम जानेंगे। और जो हमारा आगे का पॉइंट होगा उसमें हम ये पढ़ेंगे व्हाट इज़ सहजीवन यानी कि सिम्बियोसिस क्या होता है। सामुदायिक रचना पर की स्टोन जातियों का प्रभाव क्या होता है, इन्फ्लुएंस के बारे में हम जानेंगे। कम्युनिटी स्ट्रक्चर जो होता है की स्टोन स्पीसीज का, उसमें इन्फ्लुएंस के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या कैसे होता है। फिर हम जानेंगे समय के साथ समुदाय में परिवर्तन विधि क्या होती है, व्हाट इज़ सक्सेशन क्या होता है, ठीक है, हम वो जानेंगे। फिर हम जानेंगे समुदायों के बीच ऊर्जा तथा पोषक तत्वों का मार्ग क्या होता है, वो कैसे ऊर्जा प्रवाहित होती है, कैसे क्या होता है, कैसे ये जो एक स्पीसीज होती है दूसरे पे कैसे डिपेंड होती है, कैसे ये कम्युनिटी में बहुत सारे जीव एक साथ पाए जाते हैं और कैसे एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो कम्युनिटी में एनर्जी का फ्लो कैसे होता है वो पढ़ेंगे। पारिस्थितिक तंत्र में पोषक पदार्थों की गति क्या होती है, व्हाट इज़ द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशन विद एन इकोसिस्टम, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे इस लेसन के अंतर्गत। फिर हम 6th लेसन की बात करेंगे तो हम इसमें पढ़ेंगे अर्थ डाइवर्स इकोसिस्टम, यानी कि हमारे अर्थ पे यानी कि हमारी पृथ्वी पर कितने तरीके के इकोसिस्टम पाए जाते हैं, क्या क्या उसमें फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, उन सब के बारे में जानेंगे। तो आगे हम ये जानेंगे कि पृथ्वी पर जीवन का वितरण कैसे हुआ, ठीक है, हमारी लाइफ में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं, कैसे जीवन हमारा चलता है, जल जीवन के लिए कैसे बहुत ज़रूरी होता है, कैसे ये पृथ्वी पर वितरित है, इन सब के बारे में जानेंगे।
उसके बाद हम अगर 7th लेसन की बात करें तो वो है वातावरणीय प्रदूषण यानी कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। इस चैप्टर में हम बात करेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोल्यूशन की, यानी कि जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इन सब के बारे में हम जानेंगे, कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम ग्लोबल वार्मिंग और एसिड रेन पे जो है कि पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे, कैसे इन सबको रोका जा सकता है और क्या क्या मतलब किया जा रहा है, पास्ट में क्या किया गया है, फ्यूचर में क्या किया जा रहा है, जिससे हम जो है कि इन सब चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर हो जाएंगे कि एक्चुअल में ये सब चीज़ें क्या हैं। फिर हम उसके बाद हम किसके बारे में जानेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे वनस्पति जगत या पौधों का आधुनिक वर्गीकरण। ठीक है, अब ये सब बातें थी जो ज़्यादातर हम साइंस के अंदर पढ़ते, और अब हम आएंगे अपने किस चैप्टर पे, हम आएंगे इस पे वनस्पति जगत या पौधों का आधुनिक वर्गीकरण, यानी कि इसका जो क्लासिफिकेशन प्लांट्स का मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो प्लांट्स पे किए गए हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे बीजाणु जनन के बारे में, सूक्ष्म, माइक्रो और गुरु। सूक्ष्म यानी कि माइक्रो और गुरु यानी कि मेगा बीजाणुओं का निर्माण कैसे होता है। आवृत बीजी पौधों से बीज निर्माण तक के जीवन इतिहास का विस्तृत वर्णन करेंगे और जानेंगे। फल और फलों का वर्गीकरण क्या होता है, और फल और बीजों का प्रकीर्णन यानी कि सुसुप्ता अवस्था क्या होती है, किसे सुसुप्ता अवस्था कहते हैं, प्रकीर्णन कैसे होता है, और ये कैसे एक बीज दूसरे जगह चल कर जाता है, या फिर कैसे पहुंच जाता है, चल कर जाता है, या फिर अपने जाता है, या फिर इन्वायरमेंट इसमें टेक पार्ट करता है, हमारा नेचर हमको प्रोवाइड करता है ये सारी चीज़ें, उन सब के बारे में जानेंगे। फिर डिफरेंट फाइला के बारे में हम पढ़ेंगे, कैसे क्या संरचना होती है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, लाइफ साइकिल क्या होती है, यानी कि जीवन चक्र क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया यानी कि संरचना, बैक्टीरिया की संरचना क्या होती है, पोषण क्या होता है, विधियां क्या होती हैं, प्रजनन क्या होता है, और उसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, तो फंजाई क्या होता है, शैवाल क्या होते हैं, व्हाट इज़ ब्रायोफाइटा, व्हाट इज़ टेरिडोफाइटा, व्हाट इज़ जिम्नोस्पर्म यानी कि अनावृत बीजी, और आवृत बीजी यानी कि एंजियोस्पर्म के बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में वनस्पति स्वरूप तथा कार्य, प्लांट्स फॉर्म्स एंड फंक्शन, यानी कि पौधों में वृद्धि कैसे होती है, जड़ों की क्या संरचना होती है, किस तरीके के जड़ पाए जाते हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे तने के बारे में। फिर हम जानेंगे पत्तियां और सहायक पैनल्स, यानी कि पत्तियों और सौर संग्राहक क्या होता है, लीव्स एज अ सोलर पैनल्स, जड़ों, तनों तथा पत्तियों के विशिष्ट अनुकूलन कैसे इसमें पाया जाता है उसके बारे में जानेंगे। पौधे में पोषक अधिग्रहण विधि के बारे में जानेंगे, पौधे में जल अधिग्रहण विधि क्या होती है, खनिज, जल और शर्कराओं का स्थानांतरण कैसे होता है, यानी कि एक प्लांट की किसी एक लीफ से ये कैसे स्टोर होता है तने में, या फिर लीव्स के डिफरेंट पार्ट्स में कैसे ये जाता है, इसके बारे में जानेंगे। फिर हम जानेंगे वनस्पति जनन तथा भ्रूणी विकास के बारे में, यानी कि रिप्रोडक्शन के बारे में हम जानेंगे, कैसे प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होता है, कैसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, ये हम जानेंगे 22nd चैप्टर में बहुत ही डिटेल में। फिर हम जानेंगे पौधों में वातावरण के प्रति अनुक्रिया, यानी कि जो प्लांट होता है, प्लांट में जैसे हमारी बॉडी में हार्मोन पाए जा रहे हैं वैसे प्लांट्स में भी हार्मोन पाए जा रहे हैं, तो कैसे वो एक प्लांट को सरवाइव करने में कैसे डिफरेंट जो है कि लाइफ स्टेजेस में कैसे हार्मोन टेक पार्ट करते हैं, कैसे ये प्लांट के जीवन चक्र को चलाते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि प्लांट में जो मूवमेंट्स पाया जाता है वो किस तरीके का मूवमेंट्स पाए जाते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि प्लांट में लोकोमोशन नहीं होता है, केवल मूवमेंट होता है, तो उस मूवमेंट के बारे में हम बहुत डिटेल में समझेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे पादप, भस्म तथा मिट्टी, जल